हेलो गाइस, माय नेम इज प्रोफेसर मयूर रिटर्नकर और आप देख रहे हैं मेहर साइंस एंड इंजीनियरिंग क्लासेस। जैसे कि बच्चों आप जानते होंगे, हमने स्टार्ट किया था दैट इज केटीजी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन, और ये इसका 4th पार्ट है। ऑलरेडी हमने 3 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। 3 लेक्चर्स हमारे 3 पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो गए। अगर किसी ने वो लेक्चर्स नहीं देखे होंगे तो केटीजी का सेपरेट प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप प्लेलिस्ट के अंदर, मेरे चैनल के प्लेलिस्ट के अंदर चले जाइए, वहां पे आपको ये तीनों पार्ट मिल जाएंगे। वो पार्ट जरूर देखिए क्योंकि उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया हुआ है। तो आज का जो मेन जो टॉपिक है जिसके बारे में आज हम लोग बात करने वाला है दैट इज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ठीक है, तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी समझने से पहले आपको जो पार्ट नंबर 3 है, 3rd पार्ट, जिसमें हमने पढ़ा था प्रेशर ऑफ अ आइडियल गैस। ठीक है, प्रेशर ऑफ अ आइडियल गैस, तो वो क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है और वो क्वेश्चन देखना इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए भी क्योंकि ये जो आज का लेक्चर होने वाला है वो उसी के बेसिस पे होने वाला है। ठीक है, तो टिल द एंड वीडियो को जरूर देखिए, और जितने भी नए व्यूअर्स है, जो लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। चलो बच्चों शुरू करते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अब रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या होता है वो हम समझेंगे। उस दिन हमने एक इक्वेशन डिराइव किया था यहाँ पे, दैट इज पार्ट नंबर 3 में। वो क्या था? प्रेशर एक्सर्टेड बाय द आइडियल गैस, दैट इज इक्वेशन क्या आया था? P इज इक्वल टू 1/3 Nm by V into C स्क्वायर। सही है, तो दिस विल बी द इक्वेशन। वो था वो इक्वेशन, दिस इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द आइडियल गैस ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। वॉल ऑफ द कंटेनर के ऊपर इतना प्रेशर ऐड करता है। ठीक है, आपको यहाँ पे कहीं आपके बुक में अगर यहाँ पे V भी दिखेगा तो चल जाएगा। V यानी वेलोसिटी होता है। एक्चुअली यहाँ पे भी V है, इसलिए ये V का मतलब वॉल्यूम होता है और ये C का मतलब वेलोसिटी होता है। इसलिए चेंज करने के लिए मैंने कुछ इस तरीके से बताया हुआ है। आप कोई भी तरीके से पढ़ो, कोई भी नोटेशन यूज करो, कोई फर्क नहीं करता। मेरा नोटेशन थोड़ा सा आपको इजी जाएगा क्योंकि आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, सो दिस इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एन आइडियल गैस ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। अब यहाँ पे जो ये जो C स्क्वायर था वो एक्चुअल क्या था? ये था मीन स्क्वायर वेलोसिटी। वो मीन स्क्वायर वेलोसिटी थी हर एक मॉलिक्यूल की। लेकिन आज हमें जो टॉपिक पढ़ना है वो क्या है भाई? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो आपको इसका क्या लेना है? रूट लेना है। इसका क्या लेना है? रूट लेना है। वही टॉपिक अपने को पढ़ना है। ठीक है, C स्क्वायर का आपको रूट लेना है। अब इसको सॉल्व किस तरीके से करेंगे वो हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। अब सबसे पहले ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। इसको ये जो V है उसको राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाइए। तो ये V जो है वो डिनोमिनेटर में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? न्यूमरेटर में आ जाएगा। सो PV इज इक्वल टू 1/3 Nm इंटू C स्क्वायर, बराबर है। अब यहां से आपको C स्क्वायर निकालना पड़ेगा। यहां से C स्क्वायर क्या हो जाएगा? C स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहां अगर मैं लिखता हूं तो 3PV, ये 3 इधर चला जाएगा, PV इधर ये, और ये जो Nm है वो इधर आ जाएगा। ये निकल जाएगा आपका C स्क्वायर। ये क्या निकल गया आपका? C स्क्वायर। तो ये एक वैल्यू बन गया हमारा। ठीक है, अब मुझे बताइए क्या मैं इस PV के जगह, ये जो हमारा PV है, क्या मैं इस PV के जगह कुछ लिख सकता हूं? हाँ, लिख सकते हैं। दैट इज कॉल्ड आइडियल गैस इक्वेशन। क्या होता है आइडियल गैस इक्वेशन? आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है? आइडियल गैस इक्वेशन दैट इज PV इक्वल टू nRT। दिस इज एन आइडियल गैस इक्वेशन। अब इसका मतलब ये है कि आपको अगर कहीं PV दिखता है तो आप क्या रिप्लेस कर सकते हो? nRT रिप्लेस कर सकते हो। तो क्या इस इक्वेशन में PV है? हाँ है, तो आप इसको क्या कर सकते हो? रिप्लेस कर सकते हो। ठीक है, देखिए अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूं, PV के जगह nRT रिप्लेस कर देता हूं तो क्या हो जाएगा? 3nRT बाय क्या है? Nm इज इक्वल टू C स्क्वायर। ठीक है, सो C स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, C स्क्वायर इज इक्वल टू। अब मुझे बताइए ये 3 तो है एज इट इज। ठीक है, अब क्या ये स्मॉल n के जगह मैं और कुछ रिप्लेस कर सकता हूं? हाँ, कर सकते हैं। कैसे? जैसे स्मॉल n क्या होता है भाई? मोल, नंबर ऑफ मोल, और नंबर ऑफ मोल क्या होता है? कैपिटल N डिवाइडेड बाय Na। व्हाट इज कैपिटल Na? इज एन एवोगाड्रोस नंबर। Na क्या होता है? मैंने फर्स्ट सेकंड पार्ट में ही बता दिया था। Na क्या रहता है? एवोगाड्रोस नंबर। ठीक है, सो दिस इज नंबर ऑफ मोल। तो स्मॉल n के जगह यहाँ पे जो आपको स्मॉल n दिख रहा है उसके जगह आप क्या रिप्लेस कर सकते हो? N by Na। ठीक है, तो रिप्लेस कर दो भाई, क्या हो जाएगा?
n बाय एन ए, ठीक है, हो गया। यहां आर है, यहां टी है, यहां क्या था और n था, और यहां क्या था m था, ठीक है। अब ये हो गया, मैंने क्या कर दिया, ये स्मॉल n की जगह n बाय एन ए रिप्लेस कर दिया, तो बाकी तो एज इट इज है। अब n गेट कैंसल, सो सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3RT बाय एन ए इंटू एम, ठीक है, एन ए इंटू एम, ठीक है। सो इस तरीके से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब यहां पे बात आती है व्हाट इज एन ए इंटू एम, ठीक है। वो जो एक काम करते हैं, ये तो सी स्क्वायर हो गया। अब सी स्क्वायर मतलब क्या हो गया, सी स्क्वायर का मतलब ए इंटू एम। अब ये सी स्क्वायर है, सी स्क्वायर का मतलब क्या होता है भाई, मीन स्क्वायर वेलोसिटी, लेकिन हमें क्या चाहिए, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो इसका क्या लेना पड़ेगा आपको, रूट, टेकिंग रूट, ठीक है। अब इसे इक्वेशन नंबर दे देते, ये इक्वेशन 1 था, ये इक्वेशन नंबर 2 दे देते, ठीक है। इसको टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड के अंदर अगर आप रूट लेते हो तो बोथ साइड का रूट अगर लेंगे तो क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर का रूट हो गया, इधर भी क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा, दैट इज 3RT बाय एन इंटू एम, ठीक है, एन इंटू स्मॉल एम, ठीक है, एन इंटू स्मॉल एम। अब ये सी स्क्वायर दैट इज कॉल्ड, इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, सी ऑफ आर एम एस, ठीक है। सी ऑफ आर एम एस मतलब कि क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। आपने देखो यहाँ पे रूट आया, ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड रूट, सी स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा, सी होगा, सो दिस इज कॉल्ड रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ठीक है। अब इसका वैल्यू देखिए क्या होगा, 3RT। अब ये n इंटू एम जो है, ये n इंटू एम जो है, उसकी जगह और कुछ लिख सकते हो आप लोग, कैसे, जैसे n इंटू एम। अब इसका मतलब क्या होता है भाई, Na क्या होता है, दैट इज कॉल्ड एवोगाड्रोस नंबर, कितना होता है 6.023 इंटू 10⁻23, और स्मॉल m क्या नाम होता है, मास, ठीक है। तो इन दोनों की जगह आप लिख सकते हो मोलर मास। इन दोनों का जब मल्टीप्लीकेशन होगा, सो आपके पास एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का मास है, और उसको अगर आपने Na से मल्टीप्लाई कर दिया, एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहां से आपको मिलता है m0, दैट इज कॉल्ड मोलर मास। इसको ही हम लोग क्या कहते हैं, मोलर मास। सो 3RT बाय Na इंटू एम के जगह क्या लिखेंगे हम लोग, m0, दैट आर कॉल्ड मोलर मास, एंड दिस विल बी द योर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। सो आपको ये चीज बहुत सिंपल चीज है, कुछ ज्यादा नहीं है, बस आपको ये इक्वेशन याद रहना चाहिए। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, ये इक्वेशन कहां से आया था, पिछले पार्ट से आया था, दैट इज प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस। सो इसमें क्या था, P इज इक्वल टू 1/3 NmV इंटू सी स्क्वायर। अब ये सी स्क्वायर क्या था, मीन स्क्वायर वेलोसिटी था, बराबर है। सो आप ये V को इधर ले लो, सो PV इज इक्वल टू 1/3 Nm इंटू सी स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब आपको सी स्क्वायर निकालना है, तो बाकी सबको इधर शिफ्ट कर दो, तो ऐसा इक्वेशन बन जाएगा। अब पीवी की जगह क्या रिप्लेस कर सकते हो, आइडियल गैस से एनआरटी रिप्लेस कर दिया। अब स्मॉल एन क्या रहता है, कैपिटल एन है, कैपिटल एन डिवाइडेड बाय एन है, वो रिप्लेस कर दिया, तो आपका सी स्क्वायर का आंसर क्या है, 3RT बाय एन ए इंटू एम, सही है। अब सी स्क्वायर चाहिए क्या, नहीं, आपको रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी चाहिए, तो इसका क्या ले लो, स्क्वायर रूट ले लो, क्यूब रूट ले लो, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड के अंदर अगर आप रूट लेते हो, तो रूट लेने के कारण सी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, सी ऑफ आरएमएस, ठीक है, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ सी स्क्वायर इज अ सी, ठीक है, दैट इज कॉल्ड सी ऑफ आरएमएस, दैट मींस रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। इसको ही हम लोग क्या कहते हैं, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। और एन इंटू एम दैट इज एवोगाड्रोस नंबर मल्टीप्लाई बाय मास इज कॉल्ड मोलर मास, वो अगर रिप्लेस कर दिया तो सी ऑफ आरएमएस का वैल्यू क्या निकलता है आपका, स्क्वायर रूट ऑफ 3RT बाय m0, ठीक है। सो बहुत ही इजी है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो एक काम कर दीजिए, ये जो हमने लिखा है वो बुक के अंदर लिख लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूं। हाँ तो गाइज आपको पिछला जो टॉपिक था वो समझ आ गया होगा, दैट इज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, और वो आपने नोट भी कर लिया होगा। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज इंटरप्रिटेशन ऑफ अ टेम्परेचर इन काइनेटिक थ्योरी ऑफ, ठीक है। काइनेटिक थ्योरी के ऊपर जो है इक्वेशन जो है उसको इंटरप्रिटेशन करना है आपको टेम्परेचर के साथ। अब यहाँ पे भी वो जो इक्वेशन आया था पार्ट नंबर 3 का, दैट इज वही इक्वेशन का यूज करके आपको टेम्परेचर को इंटरप्रेट करना है काइनेटिक थ्योरी के साथ, ठीक है। सो वो इक्वेशन क्या था, P इज इक्वल टू 1/3 Nm by V इंटू सी स्क्वायर।
मैं बहुत बार बताते आ रहा हूं कि ये इक्वेशन के ऊपर आपको सारे जो टॉपिक है सामने के, ये जो टॉपिक है वो पूरा समझ में आने वाला है। तो ये पार्ट नंबर 3 देखना मत भूलिए। पार्ट नंबर 3 अगर किसी ने नहीं देखा होगा तो देख लीजिए, बड़ा आसान डेरिवेशन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब आपको क्या करना है, ये जो v है फिर से इसको इधर शिफ्ट कर दो, तो pv इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, n 1/3 nm इंटू सी स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो आपको दिख रहा है ये कुछ मेरे को काइनेटिक एनर्जी जैसा दिख रहा है, खाली इसमें काय की कमी है, 1/2 की कमी है। कैसे सर, देखो मैं तुम्हें बताता हूँ। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है भाई, 1/2 mv स्क्वायर। अब मुझे बताइए यहाँ पे ये जो v है उसका काम कौन कर रहा है, ये c कर रहा है, सही है। सो दिस इज कॉल्ड एज एन काइनेटिक एनर्जी। मतलब आपको क्या एडजस्ट करना पड़ेगा यहाँ पे, आपको एडजस्ट क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे ये 1/2 जो है वो एडजस्ट करना पड़ेगा, सही है। सो किस तरीके से एडजस्ट करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 2। ठीक है, सो p इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, सो 2 into 1 इज 2/3 n। ठीक है, अब यहां लिख देता हूं 1/2 mv स्क्वायर, v नहीं c स्क्वायर लिख लेंगे, सही है। मैंने क्या कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। अब इसी का मतलब क्या हो जाएगा, आपका काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। इसी का मतलब क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। अब हम समझते हैं, अब देखो आइडियल गैस अगर है, मैं ये चीज तुम्हें समझा देता हूं। अगर आपकी आइडियल गैस अगर है, देखो मैं इधर लिख रहा हूं, सपोज टू बी ये आपकी आइडियल गैस है एक कंटेनर के अंदर, तो ये गैस कैसी करती रहती है, मूव करती रहती है, रैंडम मोशन में मूव करती है। आइडियल गैस कभी स्टेबल नहीं रहती, रैंडम मोशन में मूव करती रहती है। तो मूव करती है तो इसके पास एनर्जी कितनी होगी, व्हाट इज एनर्जी, टोटल एनर्जी कितनी होगी, टोटल एनर्जी इज अ सम ऑफ व्हाट, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी रहेगी, सही है। सो टोटल एनर्जी क्या रहेगी, टोटल एनर्जी इज अ सम ऑफ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो हमें यहाँ पे टोटल एनर्जी निकालनी है, टोटल एनर्जी निकालनी है जो ई से डिनोट करेंगे हम लोग, विच इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी प्लस क्या रहेगी, पोटेंशियल एनर्जी रहेगी, चाहिए। अब काइनेटिक एनर्जी तो हम पता कर सकते हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल्स है वो मोशन में रहेंगे, मतलब उनके पास क्या रहेगी, वेलोसिटी रहेगी। तो काइनेटिक एनर्जी तो रहेगी, लेकिन क्या पोटेंशियल एनर्जी रह सकती है, हाँ, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी इज प्रेजेंट, काइनेटिक एनर्जी रहेगी। ये मैं ऐसे ही लिखा के दे रहा हूं क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए, आपको डेरिवेशन के अंदर नहीं लिखना है। काइनेटिक एनर्जी इज प्रेजेंट, ठीक है, एंड दिस इज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। लेकिन क्या पोटेंशियल एनर्जी प्रेजेंट रहेगी, काइनेटिक एनर्जी क्यों प्रेजेंट रहती है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स कैसे है, मोशन में, और उनको क्या है, वेलोसिटी है, ठीक है। मॉलिक्यूल्स इज इन अ मोशन, मोशन में है मॉलिक्यूल, और इसीलिए उनके पास कौन सी एनर्जी रहेगी, काइनेटिक रहेगी। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, स्टोर्ड करने के कारण। अब मुझे बताओ, आइडियल गैस अगर है, सपोज दिस इज एन आइडियल गैस, ये कौन सी गैस है, आइडियल गैस है, तो आइडियल गैस में स्टोर्ड, अब मुझे बताइए मोशन, पार्टिकल कैसे रहते हैं, मोशन में रहता है, एक जगह के स्टेबल रहते क्या, स्टोर्ड रहते क्या, नहीं रहते, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ये पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये जो मैंने चीज बताई वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या कहा, ध्यान से सुनिए, काइनेटिक एनर्जी तो रहेगी, क्यों रहेगी, क्योंकि पार्टिकल कैसे है, मोशन में है, आइडियल गैस के पार्टिकल रैंडम मोशन में है, उनके पास वेलोसिटी रहेगी, वेलोसिटी है, अगर काइनेटिक एनर्जी है तो वेलोसिटी आ गई, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगी अपनी कोई भी मॉलिक्यूल की। लेकिन क्या पोटेंशियल एनर्जी रहती है, नहीं रह सकती, क्योंकि वो स्टोर्ड नहीं रहते, रैंडम मोशन में घूमते रहते हैं, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, सही है। अब मैं यहां पे सॉल्व कर रहा हूं इसी को, ठीक है, देखिए, अब E इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी है हमारी, सॉरी टोटल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी क्या बनेगी, काइनेटिक एनर्जी बनेगी 1/2 mv स्क्वायर, मतलब c स्क्वायर, बराबर है। अब मुझे बताइए, ये तो हुई खाली एक मॉलिक्यूल के लिए, ऐसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रहेंगे तो इसे n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, ये होगी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी तो भाई जीरो रहेगी, क्योंकि ये स्टोर्ड फॉर्म में रहती है पोटेंशियल एनर्जी, और यहाँ पे मॉलिक्यूल रैंडम मोशन में घूम रहे, तो n मल्टीप्लाई बाय जीरो। सो E इज इक्वल टू आपका आंसर क्या आ जाएगा, n इंटू 1/2 mc स्क्वायर। सो दिस इज द इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इक्वेशन नंबर 2 कहते हैं, सही है। अब मुझे बताइए, इक्वेशन 1 में ये जो 2 का वैल्यू है वो पुट कर दीजिए, ठीक है, ये जो इक्वेशन है उसमें पुट कर दीजिए। ये जो आपका आ रहा है n 1/2 mc स्क्वायर, n 1/2 mc स्क्वायर, इसके जगह आप क्या लिख पाओगे, c लिख पाओगे। तो इस इक्वेशन को यहाँ पे पुट कर दीजिए, ठीक है, इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। एक काम करते हैं, इसे इक्वेशन नंबर 2 दे देते,
सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ E और पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2 में पुट कर दो, ठीक है। मुझे बताइए यहाँ पे क्या चीज है, यहाँ पे है आपका देखिए यहाँ पे n1/2 mc स्क्वायर, इसके जगह n1/2 mc स्क्वायर के जगह क्या लिखेंगे, E लिख देंगे इसी इक्वेशन के अंदर। तो क्या हो जाएगा PV इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा PV इक्वल टू 2/3, ठीक है। सो n1/2 mc स्क्वायर के जगह लिख लेंगे E। तो ये बन गया हमारा नया इक्वेशन, ठीक है, नया इक्वेशन बन गया। अब मुझे बताइए आइडियल गैस इक्वेशन क्या बोलता है, आइडियल गैस इक्वेशन क्या बोलता है, आइडियल गैस इक्वेशन दैट इज PV इक्वल टू nRT, ये बोलता है कौन, आइडियल गैस इक्वेशन। अब ये जो n है उसकी जगह आप लोग क्या रख सकते हैं, ये जो स्मॉल n है उसकी जगह n/na रख सकते हैं, सही है। और जो आपको क्या पता है और एक इक्वेशन है, ठीक है, दैट इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और एवोगाड्रोस नंबर और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये भी मैंने चीज बताई हुई है, ये जो ब्रैकेट में लिख रहा हूं वो भी बताया हुआ है। तो उनके बीच में कुछ रिलेशन है, क्या क्या बोला मैंने, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, एवोगाड्रोस नंबर और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, दैट इज उनका इक्वेशन है R इज इक्वल टू Na इंटू KB। इक्वेशन आपने सुना होगा, ये पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है और बता चुका हूं मैं ये चीजें क्या है, ठीक है, ये बता चुका हूं मैं क्या, दैट इज स्मॉल n क्या रहता है, कैपिटल n/na, ठीक है, नंबर ऑफ मोल। और ये जो एवोगाड्रोस नंबर और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट Kb क्या है, Kb इज एन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है, इनके बीच का रिलेशन है ये R इज इक्वल टू Na इंटू Kb। R क्या होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, Na क्या होता है, एवोगाड्रोस नंबर, Kb क्या होता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है। तो ये दोनों को रिप्लेस कर दीजिए, किस तरीके से रिप्लेस करेंगे देखिए, ठीक है। सो PV इज इक्वल टू n की जगह क्या लिख लेंगे, स्मॉल n की जगह लिखेंगे n/na, हो गया, इंटू R की जगह क्या लिखेंगे, Na इंटू KB, ओके, इंटू T। तो मैंने क्या कर दिया, इस R की जगह क्या रिप्लेस कर दिया, Na इंटू KB, और स्मॉल n की जगह क्या रिप्लेस कर दिया, n/na, ठीक है, आपको समझ आ गया। अब कैपिटल Na गेट कैंसिल, सो PV इज इक्वल टू क्या होगा आपका NKBT, ठीक है, NKBT। अब ये जो इक्वेशन आया, इस इक्वेशन को फिर से पुट कर दीजिए, मान के चलते हैं ये इक्वेशन नंबर 4 है, ठीक है, इक्वेशन नंबर 4 है, PV का वैल्यू इक्वेशन नंबर 4 के अंदर NKBT पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा भाई, ठीक है। इधर देखिए, अब जगह कम है लेकिन एडजस्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। सो यहीं पे लिख देता हूं, देखिए क्या हो जाएगा, PV की जगह क्या लिखेंगे, NKBT बराबर है, n क्या है, नंबर ऑफ मोल, KB क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, T यानी टेम्परेचर, आ गया आपका टेम्परेचर अभी, ठीक है। सो PV के जगह NKBT रख दिए, और ये क्या है भाई 2/3 इंटू E, ठीक है, इंटू E। अब हमें काय का वैल्यू निकालना है, एनर्जी का वैल्यू निकालना है। सो एनर्जी इज इक्वल टू, ये इक्वल टू लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 3/2 NKBT, ठीक है, NKBT। सो दिस इज द एनर्जी, ये हुई टोटल एनर्जी होगी है अपनी, ठीक है। अब देखो टोटल एनर्जी होगी, E यानी क्या होगी, व्हाट इज E इज यानी टोटल एनर्जी, सभी ये जो पर्टिकुलर कंटेनर है उसके अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे उसकी एनर्जी कितनी रहेगी, 3/2 NKB/T। अगर आपको एक मॉलिक्यूल की निकालनी है तो कैसे निकालोगे, ये n को यहां डिवाइड कर दो, सो E डिवाइडेड बाय n। देखो ये इधर न्यूमरेटर में है, इधर जाकर तो डिनोमिनेटर में, तो क्या आ जाएगा 3/2 KB इंटू T, ठीक है। सो दिस इज द एनर्जी पर मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल की एनर्जी निकलेंगी, एनर्जी एवरेज एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ अ आइडियल गैस, ठीक है। एक मॉलिक्यूल की एवरेज एनर्जी निकलेगी जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी उसके टेम्परेचर को, उसको डायरेक्टली कैसे रहेगी, टेम्परेचर को प्रोपोर्शनल रहेगी। अब इस चीज को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, मैंने क्या बोला, देखो एवरेज एनर्जी पर मॉलिक्यूल बोला, पर मॉलिक्यूल इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ऐसे एवरेज एनर्जी, दिस इज एन एनर्जी, पर क्यों बोला, डिवाइडेड बाय क्या है, Na, पर
एक मॉलिक्यूल के लिए निकाली हमने, एक मॉलिक्यूल के लिए कितनी होगी 3/2 kBT। अब ये जो एनर्जी पर मॉलिक्यूल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आपको दिख रहा है, इट इज देन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। ठीक है, मतलब यह है कि टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे तो एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब इस चीज को हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, कैसे, देखिए अगर मैं ये वाला सपोज टू बी एक लैंप है या आपने एक बर्नर लिया और इसको क्या दिया आपने, टेम्परेचर दिया, तो जैसे ही आप इसको मॉलिक्यूल को टेम्परेचर दोगे तो टेम्परेचर के कारण ये मॉलिक्यूल को हीट जैसे मिलेगी, वो क्या करेंगे और फास्टली मूव करने की कोशिश करेंगे, गैस क्या हो जाएगी, एक्सपांड हो जाएगी और फास्टली मूव करने की कोशिश करेंगे। तो उनकी एनर्जी, टेम्परेचर अगर आपने बढ़ा दिया और टेम्परेचर बढ़ाने के कारण इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि वो और फास्टली मूव करेंगे, उनके पास और काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। इसलिए ये जो आपकी एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर को। जैसे जैसे आप लोग टेम्परेचर इस आइडियल गैस का इंक्रीज करोगे, ये मॉलिक्यूल और ज्यादा मोशन से घूमने लगेंगे, मतलब उनमें और ज्यादा क्या आ जाएगी, एनर्जी आएगी। सो दिस इज कॉल्ड एज एन इंटरप्रिटेशन ऑफ अ टेम्परेचर इन अ काइनेटिक थ्योरी। समझ में आ गया? तो सिंपल इक्वेशन है, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, बड़ा आसान है। ठीक है, नोट डाउन कर लो, मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूं, नोट डाउन कर लो। हाँ तो गाइज आपने ये जो टॉपिक है नोट कर लिया है। अब इस टॉपिक के बाद इंटरप्रिटेशन ऑफ एन टेम्परेचर इन काइनेटिक थ्योरी के बाद आपको एक न्यूमेरिकल दिया है जो आपके टेक्स्ट बुक के अंदर दिया हुआ है, पेज नंबर 61 पे, एग्जाम्पल नंबर 3.2। उसको थोड़ा सा कर लेते हैं, काफी आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको स्क्रीन के ऊपर वो क्वेश्चन दिखेगा और वो इसी फार्मूले के बेस में है। ठीक है, यही फार्मूले के बेस पे वो इक्वेशन है, आपको सॉरी क्वेश्चन है। ठीक है, सो क्वेश्चन देख लेते हैं, आपको स्क्रीन के ऊपर वो क्वेश्चन दिख रहा है। ठीक है, सो देखिए क्वेश्चन क्या है, एट 300 केल्विन मतलब टेम्परेचर दिया हुआ है, व्हाट इज द आरएमएस स्पीड, आपको आरएमएस स्पीड क्या है वो आपको पता करनी है। ठीक है, आरएमएस स्पीड क्या है वो आपको पता करनी है। ठीक है, आरएमएस स्पीड ऑफ अ हेलियम एटम, आपका एटम कौन सा है, हेलियम है, जिसका मास ऑफ अ हेलियम एटम इज अ 4U। U का मतलब क्या होता है, एटॉमिक यूनिट। ठीक है, और 1 एटॉमिक यूनिट इज इक्वल टू होता है 1.66 इंटू 10⁻27 kg। ठीक है, अब वहां पे और क्या दिया हुआ है, केबी यानी बोल्ट्जमान कांस्टेंट। आपको क्या निकालना है, आरएमएस वेलोसिटी निकालना है। ठीक है, आपको क्वेश्चन दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर। सो गिवन डेटा, क्या क्या चीजें दी हुई है आपको, टेम्परेचर दिया हुआ है 300 केल्विन, क्या निकालना है आपको, सी ऑफ आरएमएस निकालना है, अभी क्वेश्चन मार्क सी ऑफ आरएमएस आपको निकालना है। सही है, आगे में क्या बोला है, आगे में बोला है आपको हेलियम का एटम है, उसका मास दिया हुआ है 4U है, लेकिन U यानी क्या रहता है, एटॉमिक यूनिट, और उसका कितना एटॉमिक यूनिट रहता है 1.6 इंटू 10⁻27। 1 एटॉमिक मास दैट इज ATM, 1 एटॉमिक यूनिट, 1 एटॉमिक मास ऑफ एन दैट हेलियम एटम। ठीक है, हेलियम एटम का 1 यूनिट दिया हुआ है। ठीक है, 1 एटॉमिक यूनिट दिया हुआ है, लेकिन टोटल उसका मास कैसे निकालोगे, 4U करके निकालोगे। समझ में आ रहा है? ठीक है, इस पोर्शन को थोड़ा सा अच्छे से समझिए, मैं क्या बोल रहा हूं, आपको मास निकालना है, क्या मास निकालना है भी, हेलियम एटम का मास निकालना है। वो कितना होता है, 4U होता है, और U यानी क्या रहता है, एटॉमिक यूनिट, जो कि कितना होता है 1.66 इंटू 10⁻27। मतलब आपको 4U करना पड़ेगा, किसका मास निकाल रहे हो, हेलियम एटम का। सो 4 और 1 एटॉमिक यूनिट कितना होता है 1.66 इंटू 10⁻27 kg। ठीक है, सो 4 इंटू दिस इज कॉल्ड मास ऑफ एन हेलियम एटम। ये चीज आपको समझ आ गई। अब केबी इज एन बोल्ट्जमान कांस्टेंट, बोल्ट्जमान कांस्टेंट क्या है भाई, 1.38 इंटू 10⁻23 जूल पर केल्विन, कितना होता है आपका, क्या, दैट इज कॉल्ड बोल्ट्जमान कांस्टेंट। आपको क्या निकालना है, सी ऑफ आरएमएस, क्या निकालना है, सी ऑफ आरएमएस। ये चीज अगर निकालना है तो आपको काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला यूज करना पड़ेगा। काइनेटिक एनर्जी क्या रहती है, 1/2 m c² मतलब c², बराबर है, c² ही लेंगे हम लोग, 1/2 c²। दिस इज एन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का आंसर, अब आपको यहाँ पे आंसर क्या आया था, 3 kBT, बराबर है, 3 kBT, यही था ना आंसर। सो 3/2 इज इक्वल टू लिखना पड़ेगा। दिस मीन्स काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या रहती है 1/2 mv²,
और काइनेटिक एनर्जी का और एक फार्मूला लाया हमने, दैट इज क्या था 3kBT, ठीक है 3/2 kBT हो गया। अब क्या मैं यहां से सी स्क्वायर का वैल्यू निकाल सकता हूं? हाँ आराम से निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है। सो कैसे निकालेंगे सी स्क्वायर का वैल्यू? तो सी स्क्वायर को इधर ही रख दो, ठीक है, सी स्क्वायर को इधर ही रख दो, बाकी उसको शिफ्ट कर दो, 2 ये 2 इधर गया, m आ गया नीचे, ठीक है। ये सी स्क्वायर को इधर रखा, ये 2 उधर गया, मतलब न्यूमरेटर में गया, ये डिनोमिनेटर में गया, ठीक है। और इधर क्या है भाई 3/2 kBT, सही है। अब देखो क्या क्या कैंसिल हो जाएगा भाई, क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, 2 2 गेट कैंसिल, सो सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आया 3kBT/m, ठीक है। सो सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, सो सी ऑफ RMS जो कि अपने को निकालना है क्या होगा 3kBT/m, सो सी ऑफ RMS। अब वैल्यूज पुट कर दो, आपका सी ऑफ RMS निकल जाएगा, ठीक है। सो वैल्यूज पुट कर दो, 3 इंटू केबी का आंसर कितना है, और इस बोल्टजमैन कांस्टेंट, बोल्टजमैन कांस्टेंट कितना है आपका 1.38 इंटू 10⁻23, ठीक है 23 इंटू टेम्परेचर कितना है, और टेम्परेचर हमेशा डिग्री सेंटीग्रेड में नहीं लेना, कभी भी कोई भी क्वेश्चन हो टेम्परेचर से रिलेटेड, कोई भी क्वेश्चन हो उसको हमेशा केल्विन में ही सॉल्व करना, ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड में मत सॉल्व करना। और 1 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, मतलब कितना होता है, दैट इज आपको पता होना चाहिए, नहीं पता होगा तो पता कर लो कितना होता है, मैं अगले टॉपिक में जरूर बताऊंगा, लेकिन आप थोड़ा सा पता करने की कोशिश करो। हम लोग टेम्परेचर के भी बारे में जब टॉपिक आएगा आराम से पढ़ने ही वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी केल्विन में दिया हुआ है, केल्विन में ले लो, दैट इज 300, ओके ले लिया आपने, डिवाइडेड बाय व्हाट इज मास, मास कितना आया 4 इंटू दिस, ठीक है। सो 4 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻, कितना है भाई यहाँ पे -27। सो यहां से क्या निकल जाएगा का सी ऑफ RMS, ठीक है, सी ऑफ RMS, और उसका वैल्यू कितना आता है, दैट इज 1368 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज द वेलोसिटी, इतने वेलोसिटी से हेलियम मॉलिक्यूल का जो एटम है वो क्या होते रहेंगे, रिवॉल्व होते रहेंगे। दिस इज द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, दिस इज द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो इस तरीके से आपको ये जो न्यूमेरिकल है वो भी समझ आ गया होगा। तो बच्चों आज हमने क्या क्या चीजें पढ़ी, आज हमने 2 चीजें पढ़ी। पहला जो चीज था वो था रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी मतलब यही था सी ऑफ RMS। और दूसरे टाइम क्या पढ़ा था हमने, इंटरप्रिटेशन ऑफ एन टेम्परेचर इन अ काइनेटिक थ्योरी, जो कि ये इक्वेशन था, ये इक्वेशन आपको समझ आ गया होगा। तो गाइज आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा ऐसा मान के चलता हूं। अगर किसी को नहीं भी कोई पोर्शन समझ नहीं आया होगा तो वीडियो को बार बार देखिए, एक बार रिटर्न जाइए, फिर से देखिए, आपको समझ आ जाएगा। तो ये जो पार्ट नंबर 3 है और पार्ट नंबर 4 जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, जरूर देखिए। और अगर किसी को ये वीडियो अच्छे लगे होंगे तो इसे जरूर लाइक कर दीजिए। और जितने भी नए व्यूअर्स होंगे, जो लोगों ने आज तक, मुझे पता है कितने % नए व्यूअर्स है, ठीक है, नियर अबाउट अगर कुछ लोग देखा जाए तो 70% लोग मेरे जो चैनल देखते हैं वो सब्सक्राइब किए हुए नहीं है। तो आपने अगर ये सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टिल देन बाय बाय।